नमस्कार, एनएच1 न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत है। चुनावी समीकरण एनएच1 न्यूज का ये एक्सक्लूसिव कार्यक्रम असेंबली इलेक्शन 2024 के होने वाले हैं। रियासी डिस्ट्रिक्ट की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की खबर और आप लोगों के, हमारे श्रोताओं के सजेशंस हम इस कार्यक्रम के लाइव टेलीकास्ट के थ्रू लेते रहेंगे। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि जब तक वोटिंग नहीं हो जाती, रिजल्ट नहीं आ जाते, आपको रोज की कहानी रियासी डिस्ट्रिक्ट के 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की पॉलिटिकल समीकरण को लेकर, चुनावी समीकरण को लेकर हम बताते रहे। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जो रियासी डिस्ट्रिक्ट की स्थिति है चुनावी समीकरण को लेकर, खासकर मैं श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र की बात करूं तो एनएच1 न्यूज के माध्यम से हम हर एक स्टोरी आप तक लेकर आएंगे। भाजपा की बात करें तो लिस्ट निकलती है कैंडिडेट्स की, 40 मिनट के अंदर वो लिस्ट वापस ले ली जाती है भाजपा द्वारा और फिर एक और लिस्ट आती है और हड़कंप मच जाता है, क्योंकि जो पहली लिस्ट है उसमें श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र से रोहित दुबे का नाम उसमें आता है एज कैंडिडेट। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो लिस्ट जब वापस हो जाती है तो जो नई लिस्ट आती है भाजपा द्वारा, तो उसमें एक्स एमएलए रियासी बलदेव राज शर्मा का नाम आता है और कटरा में भाजपा जो है 2 हिस्सों में बंट जाती है। प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, बयानबाजी, जो रोहित दुबे का खेमा है उनके सपोर्टर्स की बयानबाजी शुरू हो जाती है, सड़क जाम कर ली जाती है। लेकिन आज की बात करूं तो आज एमपी जुगल किशोर शर्मा खुद रोहित दुबे से मिलने आए और फिर उन्होंने बयान दिया कि भाजपा एक परिवार है और जो स्थिति बन रही थी, जो न्यूज में चल रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा था कि शायद रोहित दुबे रिजाइन कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो इस बात पे भी अब क्लैरिटी आ गई कि ऐसा नहीं होने वाला है। रोहित दुबे ने खुद मीडिया से बात करते हुए कहा। उससे पहले रविंदर रैना जो जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष हैं वो भी कटरा आए थे, लेकिन रोहित दुबे के सपोर्टर्स ने उनको उनकी स्पीच खत्म नहीं करने दी, क्योंकि बात मुद्दे की होने जा रही थी। लेकिन रविंदर रैना रोहित दुबे का नाम वापस क्यों लिया गया उस मुद्दे तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जो मामला है वो ठंडा बताया जा रहा है। रोहित दुबे ने खुद कहा कि वो पार्टी से ही है, पार्टी ने ही उन्हें बनाया है, संगठन ने ही उन्हें बनाया है और वो संगठन के साथ ही रहेंगे। आज अगर बारीदारों की बात करूं तो काला दिवस बारीदारों द्वारा मनाया गया। एसडीएम कटरा को बारीदारों ने एक मेमोरेंडम सौंपा अपनी मांगों को लेकर और फिर उसके बाद एक नई डेवलपमेंट सामने आई, जो क्यास लगाए जा रहे थे कि बारीदार भी इस बार अपना रिप्रेजेंटेटिव श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा करेंगे। तो आज ऐसा हुआ। बारीदार संघर्ष कमेटी के प्रेसिडेंट श्याम सिंह को बारीदारों ने इस चुनावी अखाड़े में आज ऑफिशियली उतार दिया। जब मीडिया से श्याम सिंह ने बात की तो उन्होंने कहा कि बारीदारों को हक दिलाना उनका मेन मकसद रहेगा, क्योंकि इस निर्वाचन क्षेत्र में तकरीबन 15-16 हजार बारीदार रहते हैं और एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। जब पूछा गया कि बारीदार तो ठीक है, जो नॉन बारीदार पॉपुलेशन यहाँ पे है और जो डेवलपमेंट के क्यास कई सालों से लगाकर बैठी है, चाहे कटरा हो, चाहे बमाग हो या फिर और भी क्षेत्र हो, उनके बारे में उनका क्या सोचना है। तो उन्होंने कहा कि जो भी मांगे लोगों की होंगी वो पूरी की जाएंगी, वो सामने रखी जाएंगी और उसके बाद ही अगर वो जीते हैं तो असेंबली शुरू करने दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़े नेता, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और एक्स एमएलए रियासी जुगल किशोर शर्मा का भी लोगों का ये कहना है कि वो कब, कहां और कैसे, किस पार्टी से इस इलेक्शन में उतरेंगे। हालांकि वो लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन किस पार्टी से उतरेंगे और किस क्षेत्र से उतरेंगे ये कहना अभी मुश्किल है,
क्या ये लगाए जा रहे हैं कि रियासी या कटरा से वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन किस पार्टी से वो लड़ सकते हैं अभी इस पर से पर्दा नहीं उठ पाया है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, यानी उन्होंने लिस्ट अभी तक नहीं निकाली है। और मैं श्री माता वैष्णो निर्वाचन क्षेत्र की बात करूं तो यहां पर कांग्रेस के कई कैंडिडेट्स हैं और जुगल किशोर शर्मा क्या कांग्रेस के माध्यम से ही, क्या इन इलेक्शंस के माध्यम से ही घर वापसी करेंगे, अब ये देखने वाली बात होगी। ऑनलाइन हमने एक पोस्ट डाली थी जिसमें हमने कहा कि पब्लिक क्या चाहती है, जुगल किशोर शर्मा कहां से इलेक्शन लड़े। तो कुछ लोग चाहते हैं कि वो रियासी से लड़े और कुछ चाहते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र से लड़े। मैं आपको बता दूं कि इस बार जो श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर क्या ये लगाए जा रहे हैं कि निर्दलीय जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनकी भी संख्या बढ़ सकती है। अब श्याम सिंह जो है आने वाले दिनों में निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी में जाएंगे, अभी वो भी एक रहस्य है। लेकिन अगर मैं फिर से अगर कांग्रेस की बात करूं तो अम्बरीश मल्होत्रा जी के लिए लोग कह रहे हैं कि वो भी आ सकते हैं कांग्रेस की टिकट लेके। अगर मैं इस निर्वाचन क्षेत्र की बात करूं श्री माता वैष्णो देवी, या फिर राजेश फदोत्रा जी का नाम भी इसमें बड़े जोर शोरों से चल रहा है। फॉर्म जो भरने जा रहे हैं लोग, वो भी अब प्रोसेसेस शुरू हो चुकी हैं। पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूं, मैं भाजपा की बात करूं तो रामबन से भाजपा के ही एक वाइस प्रेसिडेंट ने, जिनका नाम सूरज सिंह परिहार है, उन्होंने इस्तीफा दिया और इंडिपेंडेंट ही उन्होंने नॉमिनेशन भरा। और ऐसे ही क्यास यहां कटरा में भी रोहित दुबे से लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि आप जरूर कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं कि रियासी डिस्ट्रिक्ट के किस चुनावी क्षेत्र से आप हैं, अपना नाम बताएं और अपनी जो मुश्किलात हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो डेवलपमेंट इश्यूज हैं, वो भी NH1 न्यूज से शेयर करें ताकि आने वाले एपिसोड्स में हम आपकी प्रॉब्लम्स को लाइव इस कार्यक्रम के माध्यम से शेयर कर सकें। अब हम चलते हैं रियासी की तरफ। रियासी में भाजपा ने मंगू शाह यानी कुलदीप राज दुबे को टिकट दे दी है और कल वो अपना नामांकन पत्र भी भरने जा रहे हैं। दो नाम बड़े भाजपा के रियासी से आ रहे थे, XMLA रियासी अजय नंदा और कुलदीप राज दुबे, जो कि पुराने वर्कर हैं, कर्मठ नेता हैं भाजपा के। और आखिरकार भाजपा की हाईकमान ने, सिलेक्शन कमेटी ने कुलदीप राज दुबे यानी मंगू शाह जी को ही टिकट दी। अब कल वो नामांकन भरेंगे। लेकिन अभी भी रियासी का, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से उतरेगा, इसका पता अभी तक नहीं चल पा रहा है। सूत्रों की माने तो आज कांग्रेस जो थी अपनी लिस्ट जो है निकाल सकती थी, लेकिन कुछ इश्यूज पे, कुछ कैंडिडेट्स को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने के इश्यू को लेकर फिर से अब जो माना जा रहा है 2 से 3 दिन के लिए लिस्ट को लेट कर दिया गया है। रमन भल्ला जो है वो अभी दिल्ली में बैठे हैं और भी बड़े नेता जो हैं वो दिल्ली में बैठे हैं और फोन सबके स्विच ऑफ हैं। अगर इनके नेताओं से, जो लोकल नेता हैं, इनसे बात करें तो फोन सबके स्विच ऑफ हैं। और किस नेता का नाम एज कैंडिडेट रियासी में आता है, ये भी अब सोचने वाली बात होगी। मुंशीराम सलालिया जो एक पुराने नेता हैं कांग्रेस के, पुराने वर्कर हैं कांग्रेस के, उनका नाम भी इस रेस में चल रहा है। और रियासी की सीट को लेकर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जुगल किशोर शर्मा का नाम भी सबसे आगे चल रहा है कि क्या उनकी घर वापसी हो सकती है रियासी की सीट को लेकर कांग्रेस में। अब हम चलते हैं गुलाबगढ़ की तरफ। गुलाबगढ़ जो है वो तीसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वहां पर भाजपा ने, क्योंकि वो SC रिजर्व है, भाजपा ने मोहम्मद अकरम खान को एज कैंडिडेट उतारा है। मोहम्मद अकरम खान एक पुराने नेता हैं और भाजपा ने उनको इस बार मौका दिया है कि वो असेंबली इलेक्शंस लड़ें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए रियासी डिस्ट्रिक्ट जो एक बड़ा हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, 10 साल बाद ये चुनाव आ रहे हैं। चाहे वो नेता हो या फिर वो वोटर्स हो, वो सब तैयार हैं, उत्सुक हैं वोट डालने के लिए, डेवलपमेंट देखने के लिए। अगर मैं NC की बात करूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि
जो गठबंधन हुआ है एनसी और कांग्रेस का, उसमें 2 सीट्स जो हैं वो कांग्रेस को दी गई है, यानी कटरा और रियासी, और जो गुलाबगढ़ है वो एनसी को दी गई है। एनसी से इस बार एक नया चेहरा उतरने जा रहा है और वो एक सरकारी मुलाजिम है। उन्होंने रिजाइन किया और एनसी ने उन्हें टिकट दी। उनका नाम है इंजीनियर खुर्शीद। जी हाँ, हालांकि एनसी से यह बताया जा रहा है कि उनका परिवार का बड़ा पुराना नाता है, लेकिन गुलाबगढ़ के लोगों की बात करें, वहां की पॉपुलेशन की बात करें, वोटर्स की बात करें, तो शायद इंजीनियर खुर्शीद उनके लिए एक नया चेहरा होंगे। लेकिन उनके लिए सबसे जो अच्छी बात होगी वो होगी एनसी के वोटर्स, जो आज भी सिर्फ एनसी को ही वोट करते हैं। हमने जब अपना रिसर्च किया तो यह पता चला कि एनसी के वोटर्स ज्यों के त्यों हैं और बेकरार हैं कि कब वोटिंग डे आए और वो इंजीनियर खुर्शीद के लिए यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट डालें। अब हम बात करते हैं पीडीपी की, और पीडीपी ने फारूक इंकलाबी को टिकट दी है गुलाबगढ़ की। फारूक इंकलाबी की बात करें तो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, अभी जवान हैं, काम करने की ताकत रखते हैं, और पीडीपी ने अपना जो विश्वास है उन पर ही जताया है। अब इलेक्शंस जिस दिन होते हैं, वोटिंग जिस दिन होती है, वो तो उसी दिन पता चलेगा कि कितने वोट किसको जाते हैं, और फिर उसके बाद रिजल्ट तय करेंगे कि कौन जीतता है। फिर मैं आपको एक बात बताऊं कि गुलाबगढ़ से एक निर्दलीय भी कैंडिडेट हैं जिनका नाम है एजाज अहमद खान। एक बहुत बड़ा नाम है, आप सब इस नाम से वाकिफ हैं। एजाज अहमद खान भी गुलाबगढ़ से इस असेंबली इलेक्शन को लड़ने के लिए खड़े हो रहे हैं। पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद वो रियासी से भी लड़ सकते हैं। पहले कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि एजाज अहमद खान कांग्रेस से लड़ सकते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में वो गए नहीं या फिर कांग्रेस ने उनको लिया नहीं, लेकिन अब वो निर्दलीय ही गुलाबगढ़ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की अभी तक की कहानी है। रियासी डिस्ट्रिक्ट की असेंबली इलेक्शंस 2024 के जो चुनावी समीकरण है ये उसकी कहानी है। लेकिन इसमें सबसे जो कॉमन चीज है वो है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं, लिस्ट कैंडिडेट्स की अभी तक जारी नहीं की है, और कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करेगी और फिर उसके बाद अखाड़े में सभी पहलवान आमने सामने होंगे। लेकिन जब तक फॉर्म भरने की लास्ट तारीख आएगी, कहा यह भी जा रहा है, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बहुत सारे निर्दलीय भी इलेक्शंस लड़ने के लिए फॉर्म भर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। क्योंकि अगर भाजपा की ही बात करें तो भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में भाजपा के 4-4, 5-5 नेता हैं जो दम रखते हैं इलेक्शन लड़ने का। हमने श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र में ये देखा कि कैसे एक नाम आया, फिर वो हट गया, फिर दूसरा नाम आया, और ऐसा कई जगह हुआ है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं अपने लीडर्स को लेकर आपस में ही लड़ पड़े, ऑफिस में जाकर लड़ पड़े। और आज सांबा से भी कश्मीरा सिंह जो है, जो 40 साल से भाजपा के कार्यकर्ता रहे और वहां सांबा जिला के प्रधान भी है, उन्होंने भी भाजपा से रिजाइन कर दिया। अब शायद यही डर कांग्रेस को भी सता रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास भी काफी कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शंस लड़ने का दम रखते हैं, और इसीलिए इस लिस्ट को जारी करने में समय ले रही है कांग्रेस। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनावी समीकरण का वो है वोटर। आखिर वोटर क्यों किसी को वोट देना चाहता है? मैं आपको सीधी बात बताऊं कि जब से एलजी का राज जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है, रियासी डिस्ट्रिक्ट एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां पे अंदरूनी डेवलपमेंट जो है उसके लिए लोग तरस रहे हैं। चाहे वो श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र हो या फिर श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र का कटरा शहर हो, जहां 1 करोड़ लोग हर साल आते हैं।
वहां आज भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो गलियां हो, चाहे वो सड़कें हो, और सबसे बड़ा जो मुद्दा पिछले 2 साल से पूरे रियासी डिस्ट्रिक्ट को सताया हुआ है वो है बिजली का मुद्दा। पिछले दिनों हमने देखा कि रियासी में किस तरह से लोग मेन रोड्स को बंद करके बैठ गए पीडीडी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और मांग यही थी कि भाई बिजली दे दो। और सबसे बड़ी बात 2024 में भी अगर हम बिजली, पानी और इन्हीं सब चीजों पे इलेक्शन लड़ते रहे, वोट मांगते रहे, वोट देते रहे, तो आप समझ सकते हैं कि रियासी डिस्ट्रिक्ट अभी हमारी बहुत पिछड़ी हुई है। हालांकि अगर मैं रिलीजियस टूरिज्म की बात करूं तो उसमें हमने जरूर कुछ डेवलपमेंट की है। रिलीजियस टूरिज्म यहां पर बहुत बड़ा है, लेकिन आज भी बिजली एक बहुत बड़ा मसला है, पानी एक बहुत बड़ा मसला है। पिछले 3-4 साल से कटरा में भी बिजली गुल होती है, 5-5, 6-6 घंटे का कट रहता है, और इससे जो आम नागरिक हैं परेशान हैं। तो क्या बाकी चीजों के साथ साथ बिजली, पानी फिर से मुद्दा बनेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जहां से भी हमें देख रहे हैं, जरूर बताएं कि आपके इलाके में किस तरह की प्रॉब्लम है, क्या डेवलपमेंटल इशू है, ताकि आने वाले एपिसोड्स में जो चुनावी समीकरण की हम बात कर रहे हैं, आपके नेताओं तक, आपके कैंडिडेट्स तक हम अपनी प्रॉब्लम्स पहुंचाएं, और वो जब जीते तो उनको हल करने की कोशिश करें। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र से।